Welcome to our YouTube channel Genius Gurukul Academy Chikla. Please subscribe our channel and press bell icon. नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल चयन परीक्षा का 2021 जो भी 21 मार्च को हुआ है उसका अपन गणित का सॉल्यूशन देखेंगे कि गणित के जो प्रश्न थे। बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गणित का सॉल्यूशन बनाए तो मैं उसका तो ये जो पेपर है ये डी सीरीज़ का पेपर है। इसके अंदर हम 81 से जो 20 प्रश्न देते हैं उसका हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे क्या है देखेंगे। तो आप भी अपनी कॉपी पेन पास में रखिए और उसको सॉल्व करते हुए देखें। तो हम यहाँ पे देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है, हम आपने देखा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा, शंकु इस प्रकार का एक शंकु होता है। इसकी एक हाइट होती है और ये बेस की रेडियस होती है, मतलब त्रिज्या होती है। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट, ये स्लेंट हाइट इसको बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं। तो ये इसका एक सूत्र होता है कि क्या होता है देखेंगे। तो सूत्र हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, बस उसी को इस त्रिभुज के अंदर हम लगा देंगे तो हमारी ये हो जाती है। इसके अंदर इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, L = h² + r²। ठीक है, ये हमारी इस तिर्यक ऊंचाई का इसका सूत्र हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थियों में गणित में रुचि रखते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? यहाँ पर हमको 25 विद्यार्थियों का कोई मतलब नहीं आ रहा। वो बोल रहे हैं कि 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, ये रखते हैं। तो कुल मिलाकर प्रतिशत होता है 100%। तो 100% होता है, उसमें से 72 रुचि रखते हैं। तो कितने विद्यार्थी रुचि नहीं रखते? तो हम इसको 28% रुचि नहीं रखते। कैसे आया? इस 100% में से हम 72% घटा, हमारा आ जाएगा 28%। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसके अंदर बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4602 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका आधार 64 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई क्या होगी? तो इसके अंदर देखेंगे कि इसका आधार क्या है, दे रखा है। तो सबसे पहले हमको याद होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या था। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। और हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई दे रखा, और इसके अंदर अब उन्होंने उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा, 4608 इसका क्षेत्रफल दे रखा। और यहाँ पर उन्होंने पूछी हमारी ऊंचाई कितनी होगी। तो ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। और आधार कितना दे रखा अपने पास, आधार दे रखा 64 सेंटीमीटर। और इधर कितना है अपने पास, 4608 है ये। अब हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो हमको यहाँ इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके क्या करेंगे, ये भाग करेंगे 4608, ये हमारी ऊंचाई आ जाएगी। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अब कैंसिल करना आपको आता ही होगा, इस सॉल्व कैंसिल करने पर हमारा आता है 72 आंसर आता है, क्योंकि हमारा आंसर सही है। ठीक है, क्या होगी इसकी ऊंचाई, इसको काट लेना, 2 के पार्ट से 8 के पार्ट जो भी आपको आता है उससे काट लेना, ये होगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, दे रखा है इसमें एक टीवी को 5000 रुपए में खरीदा एवं उसे 4000 रुपए में बेच दिया। खरीदा कितना, मतलब इसकी जो कॉस्ट प्राइस रहेगी, क्रय मूल्य कितना है अपने पास इसका, 5000 रुपए है ना, इसका कॉस्ट। उसको सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचा, इसको 4000 रुपए में, 4000 रुपए में बेच दिया। अब जब इसको 5000 में खरीदा और 4000 में बेच दिया, मतलब 1000 रुपए का इसको हानि हुई। कितनी, 1000 रुपये हानि हुई। अब उसने बोला है कि इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये हानि रुपयों में हुई, प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र होता है हानि प्रतिशत का। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा उनमें क्रय मूल्य गुणित 100। तो यहाँ पे हानि कितनी हुई रुपयों में, 1000 रुपये की हानि हुई। और क्रय मूल्य हमारा कितना था, 5000 रुपये। ठीक है, और प्रतिशत का 100 लगाते हैं, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 × 5 5 × 10 20% हमको क्या हुई, हानि हुई है। ये
समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक्स और वाई, यदि एक्स और वाई दो अंकों वाली संख्या दी गई हो, अंकों वाली संख्या दी गई और संख्या के क्रमशः इकाई एवं दहाई के अंक हैं, तो बनने वाली संख्या आ गई। यहाँ पर इकाई का अंक कितना दे रखा है, मतलब वंश प्लेस कितनी दे रखी इन्होंने, एक्स, और दहाई का कितना दे रखा है, ये कोई भी दो अंक है। इन अंकों से हमको एक संख्या बनानी, संख्या आपको पता होगी कि इकाई का अंक प्लस 10 गुणित दहाई का अंक होता है। तो यहां पर दहाई का अंक कितना है, वाई, तो 10y प्लस इकाई का अंक कितना आपके पास, 1 से, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला देखते हैं कि इसको हल करने पर x का मान अपने को पता करना कि x की वैल्यू क्या है। तो x क्या है देखते, क्वेश्चन नंबर अपन 86 नंबर कर रहे, क्योंकि डी सीरीज का पेपर है। 3x प्लस √4 इक्वल टू 11। यहाँ पर इस x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो 3x प्लस √4 जो कि रूट से बाहर आने पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू 11 माइनस 2, 3x इक्वल टू 11 में 2 माइनस होगा तो 9 बचेगा। तो x इक्वल टू ये 9 मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड हो जाएगा 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। ये आंसर, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 87 नंबर का कि एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? पीटी अध्यापक जो उनके पीटी टीचर थे, उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी? इस प्रश्न में केवल इतना सा प्रश्न वाला बोल रहा है कि जैसे 6 विद्यार्थी है या 9 विद्यार्थी है, तो 9 विद्यार्थी कैसे सेट करना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो प्रश्न में इस प्रकार से सोल्व करना चाहता है, मांग रहा है। देखो इसमें ये रो, ये कॉलम और ये रो, मतलब इधर भी 3 है तो इधर भी 3, पर अपने पास 9 नहीं, अपने आप कितना है 2401 इतने विद्यार्थियों को हमको सेट करना। तो यहाँ पर हमको दिख रहा होगा कि ये जो 9 संख्या आई थी, ये किसका वर्ग थी? ये थी हमारा 3 का वर्ग ही 9 थी, मतलब 3 कॉलम इधर और 3 कॉलम इधर, मतलब 9 संख्या से ऐसे देखिए कि 2401 किसका वर्ग है। तो आप वर्ग भी देख सकते हैं या फिर एक भाग विधि है 2401, इसको हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर वो नहीं आता है तो 2401 से अपन फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनफल मेथड से भी इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये निकालना है तो इसलिए जो होता है ये 49 का वर्ग जो होता है वो हमारा 2401 होता है, जो कि ऑप्शन में डी नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक संलग्न चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसमें कोण A 72 डिग्री का है, तब कोण C का मान ज्ञात करो। अब कोण C ये एक समांतर चतुर्भुज है, आपने देखा होगा समांतर चतुर्भुज, इसमें कितना दे रखा है, A B C और D। इसके अंदर दे रखा है कि कोण A की वैल्यू कितनी देगी, 72 सेंटीमीटर। तो अपने कोण C की फाइंड करना है। तो समांतर चतुर्भुज के अंदर एक नियम होता है कि इनकी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मगर ये 72 है तो ये भी 72 ही होगा। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 72 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड करते हैं हम कि x² प्लस 12x, x² प्लस 12x प्लस 36 का एक गुणनखंड उन्होंने दे रखा, कौन सा दे रखा उन्होंने गुणनखंड, x प्लस 6 वो दे रखा। तो एक और गुणनखंड हम क्या होगा वो देखेंगे। तो इसको वर्ग समीकरण बोलते हैं, इसको हम इस बीच वाले के फैक्टर करके फाइंड करते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम कितने आसानी से वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। आज देखेंगे अभी कि यहाँ पर x², इस 12 को 36 बनाना, अपने को घटाने पर
12 आना चाहिए और जोड़ घटाने पर 12 आना चाहिए और गुणा करने पर 36 आना चाहिए। अब यहाँ पे केवल जोड़ने पर, क्योंकि अपने प्लस है, गुणा करने पर 36 आना चाहिए, मतलब हम 6 6 36 होता है, ठीक है। तो क्या हम इस 6 गुणित 6 और 6 12 हो रही है और 6 6 36 होती है, हम 6x प्लस 6x लिख सकते हैं प्लस 36, ठीक है। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x प्लस 6, यहाँ से x, यहाँ एक बाहर एक और बचा, यहाँ से केवल 6 बच गई, x बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ से क्या लेंगे 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 6 36, तो ये x प्लस 6 और इधर x प्लस 6। हम उन्होंने बोला एक तो x प्लस 6, दूसरा क्या होगा, दोनों x प्लस 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x प्लस 6। दूसरा आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 6, ऑप्शन में बी नंबर का ऑप्शन है। ओके, अब देखते हैं अपन 90 नंबर वाला। 90 नंबर पे क्वेश्चन क्या था कि एक वॉशिंग मशीन 2100 रुपये में 21,000 रुपये में खरीदी गई। इसका खरीदने का मूल्य 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन, मतलब 8% एक साल में 8% इसका मूल्य घट रहा है, अगर अपन इसको बेचे तो अवमूल्यन हो रहा है। एक वर्ष बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य क्या होगा, एक वर्ष बाद बोला, और 8% के हिसाब से घट रहा। इसमें करने बहुत सारे 2-3 तरीके, लेकिन हम एक तरीका देखेंगे, इसको डायरेक्टली करते हो। अगर एक वर्ष पूछा है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। कैसे, अगर हम 21,000 का 8% घट रहा, मतलब बच कितना रहा 52%। प्रतिशत बटे 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा 21 2 10 इंटू 12। अब इसका हम अगर गुणा करेंगे, इनका हम गुणा करने पर आप गुणा कर सकते हैं आसानी से। गुणा करने पर क्या होगा, इसका आंसर आएगा 19,320, ये इसका आंसर है। गुणा आप कर सकते हैं ना, ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, ये प्रायिकता वाला प्रश्न है। इसके अंदर हम देखेंगे दो सिक्के जो है उनको हम एक साथ उछालेंगे, मतलब एक सिक्के पे ये हेड और एक पे टेल, ये एक सिक्के की बात है। एक और सिक्का उछाल रहे अपन, उस पर भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो कितने सिक्के उछाले, 2 सिक्के एक साथ उछाले उसने, मतलब कुल संभावनाएं हमारे पास बन रही है 4 है ना, मतलब 4 बार सिक्के उस पे, 4 कुछ नई चीजें आ सकती थी, कुल संभावनाएं 4 बन रही है। और पर एक शीर्ष आनी, मतलब चाहे तो हेड आ सकता है, ये भी एक शीर्ष है, या टेल आ सकते हैं। मतलब अगर हेड भी आया कितनी बार, 2, एक बार हेड आएगा एक बार, तो कुल आने वाली संभावना बन रही 2 है ना। 4 कैसे, कुल संभावना 4, और उन्होंने बोला एक जैसे ही पहलू आए तो वो बन रही 2, तो इसको हम सोल्व करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारा आंसर आएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दिए गए विकल्पों में 2 कोण जो एक दूसरे के संपूरक हैं। संपूरक का मतलब तो हम दोनों को जोड़ने पर उनका योग 180 आ रहा है कि नहीं देखना। तो इसमें देखेंगे, पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि 70 प्लस 50, इन कितना आता है 7 5 12 120, जो कि गलत है। सेकेंड है 55 63, जो कि 5 5 10 6 6 12 120, ये भी गलत है। तीसरा है 60 और 30, 60 प्लस 30, जो कि बन रहा है 90, ये भी गलत है। हमको चाहिए 120, 135 प्लस 45, कितने हो जाएंगे 5 और 5 0, और 13 और 4 17 18, 180, बिल्कुल डी, हमारे पास डी वाला सही ऑप्शन है, 135 और 145। अब अगला देखेंगे, आकृति में x डिग्री का मान क्या होगा। जो आकृति है उसमें x डिग्री का मान क्या होगा, तो इसमें चित्र बना रखा है, देखो ये 125 दे रखा है और ये भी 125 दे रखा है। उन्होंने बोला x का मान क्या होगा। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक तरीका देखेंगे कि हम चतुर्भुज के बाह्य वाले कोण, मतलब एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो योग होता है, वो कितना होता है 360 होता है। या तो हम यह कर सकते हैं कि इन तीनों को जोड़ने पर 125 प्लस 125 प्लस x बराबर कितना होना चाहिए 360,
तो कितना हो जाएंगे 250 प्लस x बराबर 360, x बराबर 360 माइनस 250, x बराबर 0, 110 क्या तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन ये है कि ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा के दोनों तरफ वाले जो कोण का योग कितना होता है 180 में से हम 125 घटा देंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 में से 5 गए 5 लाख 1 3 हो जाएंगे तो 55, ये डिग्री, ये 55 डिग्री का आएगा, तो ये भी 125 है तो ये भी कितना आएगा 55 डिग्री का, और इन दोनों के मिलाकर इनका योग कितना हो गया 110 डिग्री। तो ये कितना बचेगा, इन अंदर का 180 होना चाहिए, ये कितना बचेगा, ये आएगा हमारे पास 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री है तो इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, ये कितना बचेगा 110 डिग्री। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 110 डिग्री इज राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में सी नंबर का ऑप्शन हमारे पास का सही है। 94 देखते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिभाषित, मतलब बहुत सारी, जिसको हम परिभाषित नहीं अपरिभाषित, तो 94 का ये ऑप्शन सही रहेगा, अपरिभाषित। क्या रहेगा अपरिमित, सॉरी अपरिमित होता है, अपरिमित संख्या है होगी, इनको हम देख नहीं सकते ना। अगला देखेंगे कि 95 वाले प्रश्न में क्या दिखाया गया कि 32/243 इसकी जो पावर लगी है 5 है ना। अब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अंदर जितने भी पेयर बनेंगे वो 5 के पेयर बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो इनमें ऑप्शन दे रखे कि 4/9, 3/4, 3/2 और 2/3। तो हम यहाँ पर इसको 32 का अलग सम निकाल के देख सकते हैं। 32 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से, तो 2 कितनी बार है 5 बार, ठीक है। अब ऐसे ही हम किसको निकालना है 243 का, कितना आ जाए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 से तो कर नहीं रहा है, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3 से 27, 3 से 3 3 और 3 एकम, ये भी 5 बार है। यहाँ पे भी बटेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तो कितने हो जाएंगे ये, एक पेयर तो ये नहीं, एक पेयर है, मतलब 2/3। 5 किस लिए बनाए, तो यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 2/5, 2/3 जो ऑप्शन है हमारे डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि मोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 10 वर्ष, मोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी है x + 10 वर्ष है, तो x + 10 वर्तमान है, तो बोल रहा है 5 वर्ष बाद इसमें 5 साल और जुड़ जाएंगे, x + 10 + 5 मतलब हमारी कितनी x + 15 वर्ष। इसमें ऑप्शन नंबर डी x + 15 वर्ष। किस चतुर्भुज चारों कोणों का योग होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा कर दी, किस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, कितना होता है 360 डिग्री, तो 180 डिग्री होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जो चतुर्भुज होता है चाहे कौन सा भी हो, इनके आप सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जो 360 डिग्री ऑप्शन नंबर डी है। अब 98 वाला प्रश्न देखेंगे, 0.00001 को हम का वर्गमूल होगा, देखो क्या बोल रहा है, 0. कितनी बार 3 और 2 5 बार, 1 2 3 4 और 5, और फिर का वर्गमूल, मतलब ये वर्गमूल सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऑप्शन घटाएंगे, दशमलव घटाएंगे, नीचे कितनी, इसका 1 लग जाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का √1 होता है, और यहाँ पर 1 2 3 मतलब घटेंगे 3 0। अब उसने ऑप्शन में क्या दे रखा है कि दशमलव में अपने को ऑप्शन में देखा है, तो
हम क्या करेंगे 0.1 2 3 संख्या होनी चाहिए, 0 0 दशमलव बाद 3 संख्या भी हो गई और ये 3 0 और ये 1 ऊपर लगा दिया, तो 0.001 ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। पूर्ण संख्याएं जो परिमेय में ही है, बोलेंगे पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है 66 है, तथा संख्याओं का अनुपात 2:5 है। इनको संख्या अनुपात, इनको संख्या में 2x तो 5x, ठीक है। इनका अंतर, दो संख्या होगा, इनका अंतर मतलब 5x माइनस इनका अंतर कितना है 66 है। देखो सोल्व करेंगे कि इनका 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 3x बराबर 66। तो यहाँ पे x बराबर 66 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी x का मान कितना आ गया हमारे पास 22। अब उन्होंने बोला क्या बोला कि दो संख्याएं क्या है, तो पहली संख्या 22 दूना 44 और 22 पंजे 110, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है, ये वाला सही है। अब देखो सो अब आखिरी प्रश्न है कि 1260 और 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। बहुत सरल, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना आता है, ऐसे देख लीजिएगा। और इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज से निकाल सकते हो, मिश्रधन के फॉर्मूले से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिश्रधन के फॉर्मूले से हम देखेंगे और उसको बाकी में घटा देंगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज से भी जो भी जैसे आपकी इच्छा है। ये हमारा मूलधन P1 प्लस R/100⁻T, ये भी मिश्रधन निकाल रहे हैं हम, क्या करें और इसको हम क्या करेंगे, इसमें से मूलधन को हम माइनस कर लेंगे। देखेंगे P कितना है 12,600, 1 प्लस 2 वर्ष का है 10% की वार्षिक दर, ठीक है। 12,600 निकाल लेते अपन और 1 0 से 1 0, 1/10 मतलब 11/10 की और 12,600 गुणित 11/10 गुणित 11/10, 2 0 से 2 0, 126 गुणित इन दोनों गुणा होगा 13/21, तो 11 का 121 होता है। इनका हम आपस में गुणा करेंगे, है ना। इसे गुणा करने पर हमारा आंसर आएगा, देख लेते गुणा करके। तो 121 का गुणा करके 126 में 126 में 121, 6 2 1, ठीक है। 26 में 252, ठीक है। और 126 गुणा से आप कर सकते हो, देखिए आंसर 6 4 6 से 12 से 1 5 15,246, ये हमारा है 15,246। इसमें संख्या घटाएंगे मूलधन 12,600 घटाएंगे, ठीक है। 6 4 12 में 6 गए तो 6, 4 में 2 गए तो 2, 26 46 ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाली नए वीडियो की जानकारी जल्दी मिलती रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।